हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए माफियाज ट्रैप्ड वाइफ कहानियों एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं इसे। जी हाँ, जो इस वक्त आरू को अपने गोद में लिए हुए नीचे की तरफ आ रही थी, वहीं राधिका जो से कहती है, तो मम्मी जी को देखने आई हो। वैसे तो जिया का ऐसा कुछ इरादा था नहीं, लेकिन अब सामने इतने सारे लोग बैठे हुए थे जिसकी वजह से वो बस अपना सर हाँ में हिला देती है और आरुष को गोद में लिए हुए ही वो उनके रूम की तरफ बढ़ जाती है। उसके एक एक कदम भारी हो रहे थे जैसे उनके रूम की तरफ आगे बढ़ रही थी। और फाइनली जब वो अंदर की तरफ जाती है तो अंदर इस वक्त दर्शन और वीर बैठे हुए थे और वो लगातार अपनी मॉम का ख्याल रख रहे थे, जिससे ये तो अच्छे से पता चल रहा था कि चाहे उनकी मॉम कैसे भी हो और वो अपनी मॉम के बारे में कुछ भी सोचते हो, मगर ख्याल वो लोग बहुत अच्छे से रखते थे अपनी मॉम का। जिया को आता देख करके तुरंत ही राजनंदिनी जी जो अपने दोनों बेटों से कहती हैं, तुम लोग बाहर जाओ, मैं ठीक हूँ बेटा, अभी अच्छा महसूस हो रहा है। और वो जिया को आता देख करके तुरंत ही उसे अपने बेड पर इशारा करते हुए कहती हैं, बैठो जिया। लेकिन जिया को उनके बारे में तो सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। वो बस उन दोनों के सामने इस बात को जाहिर नहीं करती और बस अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है। दोनों इस वक्त काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्ट कर रहे थे। वहीं दर्शन और वीर जो एक बार जिया को देखते हैं और वीर जो भी आरू को अपने गोद में लेता उससे पहले ही जिया जो उसको और जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, ये कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ ही रहने वाला है। वीर जो हल्का सा हंसता है और वो रूम के बाहर निकल जाता है। अब इस वक्त सिर्फ राजनंदिनी जी और उसके गोद में आरू थे। सबसे ज्यादा टेंशन इस बार सबसे ज्यादा टेंशन इस वक्त राजनंदिनी जी को इसी बात का था कि कहीं जिया ने इस सारे मामले के बारे में रियाज को तो नहीं बता दिया। वहीं जिया जो उनकी आंखों की तरफ ध्यान से देखते हुए कहती है, कुछ पूछना चाह रही हैं आप? पूछ सकती हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपसे। वहीं नंदिनी जी जो अपने हाथ को जोड़ते हुए पूरी तरह अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहते हैं, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, पता नहीं मेरे दिमाग में यह सब। और फिर उनके दिमाग में अचानक ही उसके बड़े पापा का जिक्र आता है और वो एकदम से कहती है, जय शंकर तिवारी, उन्होंने मुझसे ये सब करने के लिए कहा था। बेटा मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। वही जिया जो कहती है, इस बारे में हम बात नहीं करते। खैर, अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने रेयांश जी को इस बारे में बता दिया तो ऐसा नहीं है, मगर आप उनके बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। अगर उन्होंने आप पर एक बार शक कर लिया ना तो फिर आपका जीना मुश्किल कर देंगे वो। और जहाँ तक बात रही मेरी सेफ्टी की, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं वो इस मामले में कुछ ज़्यादा ही अलर्ट है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक ये बात उनसे छुप पाएगी। वहीं नंदिनी जी जिसके पैर के पास आकर अपने हाथ को जोड़कर झुकते हुए कहती हैं, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ बेटा, मुझसे गलती हो गई। रेयांश को समझा लेना बेटा, तुम्हारे अलावा वो किसी की बात नहीं मानेगा। जिया जो कहती है, अब आप मेरे पैर भी पकड़ लें, मगर अब मैं उनसे झूठ नहीं बोलूँगी। अगर उन्हें कुछ पता चलता है तो पता चलने दीजिए। वैसे भी जो आपने किया उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं आपको इसकी कोई सज़ा भी नहीं दूंगी, क्योंकि जो जिसके साथ गलत करता है उसके साथ खुद ही गलत हो जाता है, और इसका रियल एग्जाम्पल आपने खुद देखा है। माफ़ी की उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। और आपको पता है, ये ना बचपन से मेरे साथ होता आ रहा है। मेरे घर वाले मुझे इसी तरह से पहले हर्ट करते थे, और फिर जब मेरी तबीयत बुरी तरह से ख़राब हो जाती थी, जब डॉक्टर मुझे बेड रेस्ट बताते थे, तब सब लोग आकर के मुझसे माफ़ी मांगना शुरू कर देते थे। और इसमें से बड़े पापा, वो तो अकड़ कर बोलते थे कि बस इसकी तो तबीयत ही ख़राब होती रहती है, पता नहीं क्यों ही पैदा हो गई। मैंने इतनी हार्श दुनिया देखी है ना कि आपके इस काम से मुझे ज़्यादा तकलीफ़ या ज़्यादा डर तो नहीं लग रहा, मगर मुझे फ़िक्र हो रही है आपकी। जब रेयांश जी को वाकई में ही पता चलेगा कि आपने मेरे साथ क्या करने की गलती की है, तो वो आपका क्या हश्र करेंगे। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि जल्द से जल्द आप यहाँ से चले जाइए। उनकी आंखों से दूर रहेंगी तो शायद ज़्यादा सेफ रहेंगी। ख्याल रखिएगा अपना, मैं चलती हूँ। और ये बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। वहीं राजनंदिनी जी अपने दांत को पीस कर रह गई थी और अपने हाथ को जोर से दबाते हुए कहती हैं, इस लड़की को संभालना होगा। अगर सबको इस बारे में पता लग गया ना तो समाज में मेरी ना तो कोई इज्जत रहेगी और ना ही मेरे हाथ में प्रॉपर्टी।
जिसके लिए मैं ये सब कर रही थी। नहीं, अब धीरे धीरे सब लोग डाइनिंग टेबल के पास आकर के बैठ चुके थे, क्योंकि उन लोग का सुबह का ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था। प्रार्थना जी तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो दर्शन से कहती हैं, जाओ बेटा, आप दोनों मिलकर के मम्मी को लेकर आओ। वह इस वक्त भी नहीं बल्कि गौरव अपनी मॉम को लेने के लिए जाता है। रिया भी आकर के डाइनिंग चेयर पर बैठ चुकी थी और अब पूरी फैमिली जो उसी बड़े से डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बैठ चुकी थी। वहीं रियाज भी अपने रूम से बाहर आते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे और वो कुणाल से ही कुछ बात कर रहे थे। जिया को भी घबराहट हो रही थी कि रियाज को जैसे ही राजनंदिनी का सच्चाई पता चलेगा उनकी क्या दशा होगी। रियाज आकर के अपने हेड चेयर पर बैठते हैं और उनके ठीक सामने इस वक्त शिवराज जी बैठे थे। एक बार रियाज की नजर सब पर जाती है, लेकिन जैसे ही वो राजनंदिनी जी की तरफ देखे थे उनकी नजर उन्हीं के ऊपर ठहर गई थी। वे छुप छुप करके रियाज के एक्सप्रेशन और जिया के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी और जैसे ही उनकी नजर इस वक्त रियाज पर पड़ती है जो कि पहले से उन्हीं को देख रहे थे, वो झट से खांसना शुरू कर देती है। शिवराज जी उनके लिए ग्लास बढ़ाते हुए कहते हैं, आराम से पानी पियो। लेकिन तभी गौरव जो कहता है, अरे पानी क्यों पिला रहे डैड, वैसे भी उनके शरीर में इतना पानी भर रखा है। जैसे ही गौरव ने यह बोला था सब लोग उसको घूर घूर करके देखने लगे थे। ऊपर से गौरव अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है, अरे मॉम पानी में गिर गई थी ना, तो इतना पानी तो वैसे ही घुस गया होगा अंदर। शिवराज जो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा कभी कभी दिमाग ना तुम्हारा रेस्ट पर चला जाता है, तो अपनी जुबान को भी थोड़ा सा आराम दिया करो। वो चुपचाप अपना मुंह दबा करके सिर नीचे करके ब्रेकफास्ट को घूरने लगता है। वहीं प्रार्थना जी जो अपने बगल में बैठे राजनंदिनी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, अभी आप ठीक हैं? राजनंदिनी जी अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहती हैं, हाँ ठीक ही हूँ। प्रार्थना जी जो उनसे पूछते हैं, वैसे आप अचानक से पानी में कैसे? लेकिन तभी राजनंदिनी जी उस टॉपिक को चेंज करते हुए कहती हैं, जो हुआ सो हुआ, शायद मेरे किसी बुरे कर्म का फल था वो। और वो किसी भी हालत में जिया को बस अपने ऊपर ट्रस्ट दिलाने की कोशिश कर रही थी। अब उसके लिए उन्हें चाहे कितना भी अच्छा बनना पड़ता, लेकिन जिया का ध्यान इस वक्त उन पर बिल्कुल भी नहीं था। वही राजनंदिनी जी जिया की तरफ देखकर कहती हैं, वैसे बेटा तुम्हारी शादी को तो काफ़ी वक्त हो गया है और अब तो रिसेप्शन भी हो गया है तुम्हारा, तो तुम रसोई का रस्म कब कर रही हो? पहली रसोई होती है ना बहुओं की। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे थे। वहीं वो सबकी नज़र को इस तरह अपने ऊपर देख कर कहती हैं, अरे पता नहीं अब मैं कब चली जाऊं, कम से कम मैं भी तो अपनी छोटी बहू के हाथ का कुछ चख कर जाऊं तो अच्छा होगा ना। रियाज उनकी बात सुनते हुए पीछे की तरफ हल्का सा लीन होते हुए कहते हैं, क्यों, डॉक्टर ने आपकी आखिरी डेट बता दी है क्या? अब सबकी नज़र रियांश पर टिक चुकी थी। वासना और वेदिका भी लगातार रियांश को घूरे जा रही थी। वहीं जिया अपने पैरों से उनके पैर पर मारते हुए अब जो बस अपनी बावें को चढ़ा करके उन्हीं की तरफ देखने लगी थी। वही रियांश जो हल्का सा स्माइल करके गाइविंग करते हुए कहते हैं, बात तो ऐसे ही कर रही हैं वो। राजनंदिनी जी जो इस बात पर भी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि पता नहीं कब मैं अपने घर चली जाऊं। रियांश उनकी बात को सुनकर बस अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। वहीं अब धीरे धीरे सब लोग ब्रेकफास्ट करके उठ चुके थे और इस बात का किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया था। अभी सब लोग धीरे धीरे खड़े होते उससे पहले गौरव जो कहता है, भाभी प्लीज़ अगर आप पिज़्ज़ा बना सकती हो ना तो प्लीज़ आप पहली रसोई में कुछ ऐसा ही बनाना, लाइक कुछ इंटरेस्टिंग। सब लोग वही हलवा, कोई खीर, कोई बोरिंग हो गया भाभी। जिया जो उसकी तरफ देख कर कहती है, पिज़्ज़ा तो नहीं आता मुझे बनाने। प्रार्थना जी जो कहती हैं, अरे अभी क्या ज़रूरत है उसका हाथ डालने की रसोई में, और वैसे भी कौन सा उसको खाना ही बनाना है। लेकिन अगर बड़ी जीजी का यही कहना है तो ठीक है, हम देखेंगे इस बारे में, पर अभी थोड़ी ना ये जा रहे हैं, अभी तो यहीं पर रहेंगे, है ना जीजी? राजनंदिनी जी जो अपनी आंखों को नीचे की तरफ करते हुए कहती हैं, अगर ज़्यादा दिन तक यहाँ पर रही तो ज़्यादा दिन तक इस दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा, बेहतर होगा मैं अपने घर वापस ही लौट जाऊं। लेकिन तभी शिवराज जी जो मामले को ठंडा करते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, इन्हें भी चलना होगा, हमारा भी तो दिल नहीं लगता ना इनके बिना। कोई तो कलेश करने वाला चाहिए होता है भाई, वरना तो बोरियत सा लगता है पूरी जिंदगी है। मैं तो कह रहा हूँ कि कल ही निकलते हैं, क्यों? नंदिनी जी जो कहती हैं, हाँ हाँ
कल क्यों? मैं तो कह रही हूँ आज शाम तक ही निकलते हैं। मेरी भी तबीयत अब काफ़ी ठीक है और घर पर रहूँगी तो अब सब सही रहेगा। अभी उन लोग की बात चल ही रही थी कि तभी रियांश जो जिया के साथ अब साइड में आ चुके थे। जिया जो आरू को मृदुल के हाथ में पकड़ाते हुए कहती है, मैं आती हूँ भाभी। रियांश उसको पकड़कर अपने साथ खींचते हुए बाहर की तरफ ले जा रहे थे। जिया जो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं? अभी रियांश मेंशन के बाहर नहीं गए थे और वहीं जिया जो अपना हाथ छुड़ा ली थी। रियांश उसको देखते हुए कहते हैं, ऑफिस चल रही हो ना तुम? जिया जो कहती है, मेरी क्या ज़रूरत है ऑफिस में, और वैसे भी मुझे चलने में दिक्कत हो रही है। उसकी बात को सुनकर रियांश हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, थैंक यू नहीं बोलोगे अपने हस्बैंड को? जिया जो दोबारा से अपना एक आईब्रो उठाते हुए कहती है, और वो किस खुशी में बोलूँ मैं आपको? ये जो आपने मुझे चलने में तकलीफ दी थी उस बात के लिए। रियांश उससे कहते हैं, झूठ ना बोलो तुम, मज़ा तो तुम्हें भी बहुत आया। लेकिन तभी पीछे से दर्शन और वीर जाते हुए कहते हैं, किस बात का मज़ा भाई? और क्या बात है, आज काफ़ी लेट कर ऑफिस नहीं जाना क्या? वही एक तरफ वीर जाते हुए कहता है, अरे ऑफिस क्या जाना होगा, मेरी वाइफ को पूरा टाइम जो देने लगे हमारे रियांश जी। वहीं गौरव भी आते हुए कहता है, भाई कोडिंग चल रही है क्या? देखो भाई, अगर भाईचार ऑन टॉप है तो फिर मैं भी इंक्लूड हो जाता हूँ। अब सारे यंगस्टर लोग एक तरफ आ चुके थे। वेदिका, वांचना, मृदुल और राधिका भी उन लोग को ज्वाइन कर लिए थे। वे आज देख तो जिया की तरफ रहे थे, मगर सबको सुनाते हुए कहते हैं, मेरे सांप से वफादारी की उम्मीद रखी जा सकती है, मगर इंडियन फैमिली के साथ प्राइवेसी, ये तो एक्सपेक्ट करना ही बेवकूफ़ी होती है। वेल, एंजॉय करो तुम फैमिली को, मैं चलता हूँ। अभी वो वहाँ से जा पाते उससे पहले ही दर्शन जो उनके सीने पर हाथ रखते हुए उनके शर्ट को हल्का सा साइड में करते हुए कहते हैं, ये क्या हो रखा है? वहीं दर्शनवीर भी उस तरफ झांकते हुए कहते हैं, पक्का लूसीफर का काम होगा, पक्का वही ऐसे स्क्रैच मार सकता है। वहीं जिया को साइड में करते हुए धीरे से वहां से सरकती उससे पहले ही राधिका और मृदुल उसको रोकते हुए कहती हैं, जिया, तुम्हारे होते हुए ये काम लूसीफर को करना पड़ रहा है, सो सैड। वही मृदुल जो कहती है, अब हमारे देवर थोड़े सीधे क्या मिल गए हैं, तुम उन्हें जरा भी भाव नहीं देती, इतना भी ना तड़पाओ हमारे देवर जी को। वही रियांश बस एक फेक स्माइल पास करते हुए सबको देखते हैं और फिर से वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी गौरव जो रियांश के हाथ को देखते हुए कहता है, भाई आपको किसी ने काटा भी है, ये क्या हो रखा है? रियांश एक बार उस दांत के निशान को देखते हैं और एक बार जिया की तरफ। वो दांत का निशान इतना जोर से रियांश के हाथों पे लगा था कि रियांश के गोरे हाथ जो कि उस जगह पर स्पेशली हरे हो चुके थे। वो जिया की तरफ देखते हुए गौरव का जवाब देते हैं, मेरी बीवी के दांत पे एक टैटू है। गौरव जो रियांश की बात सुन करके अपनी आंखें छोटी करते हुए दोबारा से उसी जगह पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, ये कुछ अजीब टैटू नहीं है भाई? रियांश उसके हाथ को झटके से अपने हाथ से छुड़ाते हैं और उसको घूरते हुए कहते हैं, मेरी बीवी के दांतों का बहुत ही प्यारा सा टैटू है और मुझे इसे अपने हाथ में लेकर घूमना अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है तुझे? जो कहता है, ओ तो हम खामखा लूसीफर को दोष दे रहे थे। हाँ, तो ये निशान भी। रियांश अपनी आंखें छोटी करके अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, या यू ऑल गॉट राइट, मुझे अच्छा लगता है ऐसे स्क्रैच और ऐसे दांतों के निशान लेकर घूमना। वही गौरव जो उसके, मेरी बीवी का अपना तरीका प्यार करने का, ये उसकी क्रिएटिविटी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को प्रॉब्लम होनी चाहिए। गौरव जो रियांश को देखते हुए पपी फेस बनाते हुए कहता है, ओह काफी दर्द हो रहा होगा ना भाई? वेरी बैड भाभी, आपको इतना रफ नहीं होना चाहिए था। इस तरह से गौरव जो रियांश के सामने ही जिया से बात कर रहा था, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आता है और उसके कॉलर को जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, यू नो व्हाट, मैं उसका स्ट्रॉन्ग हस्बैंड हूँ, वो चाहे जितना मन चाहे दर्द दे, आई कैन एंड्योर इट। और वैसे भी मैं अपनी बीवी का मानत हूँ, तो वो मुझे नोचे, काटे, पीटे, जो मन चाहे वो करे, उसकी मर्जी है। तुम्हें ज़्यादा मेरे लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब हटो तुम लोग यहाँ से। वही मृदुल जो अपने देवर जी का नज़र उतारते हुए कहती है, हाय, पति तो ऐसे होनी चाहिए जो बीवी का नखरा उठाते वक्त भी गर्व महसूस करे, कुछ सीखिए आप दोनों भी इनसे। वही वो दोनों जिया को देखते हुए कहती हैं, तुम वाकई में ही काफ़ी लकी हो जिया।
वहीं कुणाल भी उन लोग के ग्रुप को पहले से ज्वाइन करके रखा था। वो पीछे ही वासना के साइड में खड़ा हुआ था, लेकिन वो इस वक्त किसी को भी नजर नहीं आ रहा था और वो चुपचाप खड़ा था। ये बात सुन करके वो वासना के ठीक बगल में आकर के उसके कान के पास आते हुए कहता है, इस मामले में तो मुझे भी सर से कुछ सीखना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा इतना जेंटल बनने की। वासना जिसके पैर पर अपना पैर रखते हुए कहती है, तुम पहले भाई से बात करने की हिम्मत करो, डरपोक कहेंगे। जेंटल पहले बनना है, पहले मर्द बनकर दिखाओ, स्ट्रॉन्ग मर्द मेरे भाई की तरह। कुणाल जो बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे भाई के सामने ही मर्द नहीं बन पाता, बाकी लोग के सामने मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ, बस सर से ही तो डर लगता है मुझे। वहीं ये सारी बातों को सुन करके सब लोग की नज़र जिया पर जाकर अटक गई थी और जिया चुपचाप अपनी नज़र को नीचे कर ली थी। रियाज इतना तो समझ गए थे कि अब उनके साथ उनकी जिया को कोई बात तो करने देने वाला नहीं है, जिस वजह से वो और ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करते और कुणाल से कहते हैं, चलो ऑफिस चलते हैं। वो काफ़ी तेज सबको सुनाते हुए कहते हैं, अपनी ही बीवी से बात नहीं कर सकता मैं, इसीलिए लोग हनीमून ट्रिप प्लान करते हैं। कुणाल जो रियाज की तरफ घूम कर देखते हुए कहता है, वाह सर, आपने भी कुछ ऐसा सोचा है। रियाज उसकी तरफ देखकर कहते हैं, पहले मूवी पर काम कर लें। वही रियाज जो आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने कोट के बटन को लगाते हुए कहते हैं, अवार्ड फंक्शन का क्या हुआ जो कल परसों में होने वाला था। कुणाल रोहन को बताते हुए कहता है, हाँ सर, परसों ही रखा गया और उसके लिए इनविटेशन कार्ड भी ऑफिस में पहुंच गया। आप आ नहीं रहे थे ऑफिस तो इस वजह से मैंने दिया नहीं। रियाज जो कहते हैं, सारी प्रिपरेशन हो गई है। कुणाल जो कहता है, हाँ सर, हमें तो कुछ खास करना नहीं था, बस हमारे प्रोडक्शन से 3 से 4 मूवी जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई हैं उन्हीं को दिया है। रियाज जो कहते हैं, फाइन। वही कुणाल जो आगे कहता है, पर सर अवार्ड तो आपकी रिसेंट मूवी को ही मिलेगा, पिंजरा आई मीन इतना हिट भी है और ऊपर से। रियाज जो कहते हैं, मेरी बीवी ने काम किया उसमें, ऑब्वियसली उसी को मिलना चाहिए, पर इस बारे में उसे अभी कोई आइडिया मत लगने देना। और हाँ, वो शिवानी और नियादी का क्या हुआ। कुणाल जो कहता है, सर उन्हें तो दोबारा से भेज दिया है। रियाज जो कहते हैं, कब तक और उन्हें रिजॉर्ट में रखोगे, उन्हें भी यहीं पर ले आओ। वैसे भी घर तो मेरा धर्मशाला बन ही चुका है, 1-2 लोग और आ जाएंगे तो क्या ही प्रॉब्लम है, और उससे जिया भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगी। कुणाल जो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, ठीक है सर, मैं बोल देता हूँ ड्राइवर से आज।